ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरी रूह को आज भी कपा देता है। कहते हैं ना कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, अपनी औकात से बाहर की चीजें मांगना खतरनाक होता है। पर गरीबी इंसान को अंधा कर देती है। वो अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो जाता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और हां, कहानी सुनने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपका दिल कमजोर है तो यह कहानी रात को मत सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ डर नहीं बल्कि एक ऐसा अभिशाप है जो आज भी जीवित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे बचपन के दोस्त मोहन की है। हम दोनों साथ बड़े हुए थे, साथ खेले थे और साथ ही सपने देखे थे कि एक दिन हम इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। मोहन वो कैसा लड़का था यह बताना मुश्किल है। बहुत ही हंसमुख, जोशीला और जिंदा दिल। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो हमेशा कहता था, राजेश, एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि पूरे गांव को खरीद लूंगा। हम सब हंस देते थे उसकी बातों पर शायद उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके साथ कैसा क्रूर मजाक करने वाली है। मोहन के घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता की मौत तब हुई थी जब वो सिर्फ 10 साल का था। घर में उसकी मां और 2 छोटी बहनें थीं। मां मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी, पर वो भी टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। दवाइयों के पैसे नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि जो थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी वो भी साहूकार ने छीन ली थी। मोहन रोज मेहनत करता था। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस चराने जाता, फिर खेतों में काम करता और शाम को किसी ढाबे पर बर्तन मांजता। इतनी मेहनत के बाद भी महीने में बस 3-4 हजार रुपए ही जुट पाते थे। मां की दवाइयां, घर का राशन और बिजली का बिल सब मिलाकर वो पैसे भी कम पड़ जाते थे। एक दिन की बात है, हम दोनों गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे बताया कि उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 5,000 रुपए का इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। राजेश, मैं क्या करूं? उसने रोते हुए पूछा। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कर्ज भी नहीं दे रहा। मां रोज मर रही है मेरे सामने और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं भी क्या कहता, मेरी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, हिम्मत मत हार। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम जब मोहन घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। काले कपड़े पहने, माथे पर राख का टीका और गले में रुद्राक्ष की माला। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी अंधेरी गुफा में 2 जलते हुए कोयले हों। तू मोहन है ना? उस आदमी ने पूछा। मोहन चौंका। हां, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? वो आदमी मुस्कुराया, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। मैं बहुत कुछ जानता हूं बेटा। तेरी मां बीमार है, तेरे पास पैसे नहीं है और तू बेबस है, सही है ना? मोहन ने हैरानी से उसे देखा। आप कौन हैं? मैं कौन हूं यह मत पूछ। यह पूछ कि मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूं। उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। ये ले, इसे अपनी मां की दवाई में मिलाकर पिला देना, 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगी। मोहन ने डरते डरते वो पुड़िया ली। पर इसकी कीमत? वो आदमी फिर मुस्कुराया। बस तुझे एक काम करना होगा। आज रात ठीक 12 बजे तू श्मशान के पास वाली हवेली में आ जाना। वहां मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मोहन ने सोचा कि शायद ये कोई ढोंगी बाबा है जो उससे पैसे ऐंठना चाहता है, पर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने पुड़िया ले ली और घर की तरफ भाग गया। रात को जब उसने वो पुड़िया मां की दवाई में मिलाई और पिलाई तो कमाल हो गया। मां, जो पिछले 1 महीने से बिस्तर पर पड़ी थी, अचानक खुद से उठकर बैठ गई।
उसके चेहरे पर रौनक आ गई और उसने बेटे को प्यार से देखा। मोहन, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह कौन सी दवाई दी तूने? मोहन के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। वो चमत्कार था या कोई जादू, वो समझ नहीं पाया। पर एक बात तय थी, उसे आज रात उस हवेली में जाना ही था। रात के ठीक 11 बजे थे जब मोहन अपने घर से चुपचाप निकला। मां और बहनें सो चुकी थीं। चांद आसमान में था, पर उसकी रोशनी भी किसी तरह धुंधली और डरावनी लग रही थी। गांव के कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। श्मशान गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक पतली सी पगडंडी थी जिसके दोनों तरफ घने पेड़ थे। कोई भी उधर रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और जो भी रात को वहां जाता है वो वापस नहीं आता। पर मोहन को अपनी मां की याद आ रही थी। वो चमत्कार जो उसने देखा था, उसने उसे हिम्मत दी। उसने सोचा, शायद वो बाबा सच में कोई सिद्ध पुरुष है जो मेरी मदद करना चाहता है। जैसे जैसे वो श्मशान के पास पहुंचता गया, हवा और भी ठंडी होती गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। कोई अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आखिरकार वो उस हवेली के सामने पहुंच गया। वो हवेली, मैं उसे कैसे बयान करूं? पुरानी, जर्जर और बेहद डरावनी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा ऐसे खुला था जैसे किसी का मुंह फटा हो। हवेली के ऊपर कौवे बैठे थे जो अजीब तरह से कांव कांव कर रहे थे। मोहन ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, घना और गहरा अंधेरा। बस एक मध्यम सी रोशनी कमरे के कोने से आ रही थी जहां कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। आ गया तू, वो आवाज गूंजी। वही आदमी जो उसे रास्ते में मिला था, वो वहां बैठा था। उसके सामने एक यंत्र बना हुआ था और उसके चारों ओर अजीब अजीब निशान थे। बैठ जा मोहन, उस आदमी ने इशारा किया। मोहन डरते डरते बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तूने देखा ना कि मेरी दवाई ने तेरी मां को कैसे ठीक कर दिया? उस आदमी ने पूछा। हां बाबा जी। आप कोई सिद्ध पुरुष हैं क्या? वो आदमी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सिद्ध पुरुष? हां, कह सकते हैं, पर मैं वो सिद्धि नहीं करता जो तेरे मंदिर के पुजारी करते हैं। मैं वामार्ग का साधक हूं। मैं उन शक्तियों से खेलता हूं जिनसे लोग डरते हैं। मोहन कुछ समझ नहीं पाया। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्योंकि तुझे पैसे चाहिए, है ना? तुझे अपनी मां को बचाना है, अपनी बहनों की शादी करनी है और अमीर बनना है। मोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। तो सुन, उस आदमी ने आगे झुककर कहा, मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तू चाहता है, पर इसकी कीमत भी है। क्या करना होगा मुझे? मोहन ने पूछा। बस एक रात, उस आदमी ने कहा। तुझे एक रात एक औरत के साथ बितानी होगी। वो औरत मेरी शिष्या है। वो तुझे चुन चुकी है। अगर तू राजी है तो कल से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। धन, वैभव, सब कुछ तेरे पास होगा। मोहन को लगा कि यह बहुत आसान है। बस एक रात एक औरत के साथ, इसमें बुरा क्या है? उसने सोचा कि शायद यह किसी तरह का परीक्षण है। मैं राजी हूं, उसने कहा। उस आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई। अच्छा, तो कल रात ठीक 12 बजे वो तेरे घर आएगी। याद रखना, उसे अपने घर में अकेले रहने दे। किसी को भी उस कमरे में नहीं आना चाहिए, समझा? मोहन ने हां में सिर हिलाया। और हां, एक बात और। उस आदमी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। एक बार जो शुरू हो गया उसे रोका नहीं जा सकता। तू पीछे नहीं हट सकता। अगर हटा तो तेरी और तेरे परिवार की मौत तय है। मोहन के मन में थोड़ा डर आया, पर उसने उसे दबा दिया। उसे लगा कि यह बस डराने के लिए कहा जा रहा है। वो रात वापस घर आ गया। पूरे रास्ते भर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब भी वो पलटता वहां कोई नहीं होता। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी और उसके चेहरे पर एक शांति थी जो महीनों से नहीं थी। मोहन ने सोचा,
शायद मैंने सही फैसला लिया है, पर उसे नहीं पता था कि उसने अपनी कब्र खुद खोद ली थी। अगली रात का इंतजार मोहन के लिए बेहद लंबा था। दिन भर वो सामान्य काम करता रहा, पर उसका मन कहीं और था। उसे बार बार उस तांत्रिक की बातें याद आ रही थीं। एक रात, बस एक रात, वो खुद को समझाता रहा। मां की तबीयत तो बेहतर हो गई थी, पर मोहन ने उन्हें और बहनों को बहाना बनाकर दूसरे कमरे में सुला दिया। उसने अपने लिए एक अलग कमरा साफ किया, एक दिया जलाया और इंतजार करने लगा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रेंग रही थीं। 11 बजे, 11:30, 11:45 और फिर ठीक 12 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोहन को लगा जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो, पर उनके घर में तो बिजली भी मुश्किल से आती थी। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी आवाज आई, खटखट खटखट खटखट। मोहन उठा और दरवाजे के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो उसकी सांसें रोक गई। सामने एक औरत खड़ी थी, पर यह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका रूप ऐसा था जैसे किसी ने चांद को धरती पर उतार दिया हो। गोरा रंग जिस पर चंदन जैसी चमक थी, बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें एक अजीब सी गहराई थी, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, और उसकी चाल में एक ऐसा नशा था कि मोहन सम्मोहित हो गया। वो औरत धीरे से अंदर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मोहन को देखती रही। उसकी सांसें गर्म थीं और उससे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे रात की रानी के फूल और कपूर का मिश्रण हो। मोहन, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में बहती हुई धुन हो। क्या तू मुझे अपनाएगा? मोहन का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। वो औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो मोहन के दिल को छू गई, पर साथ ही उसकी रूह को भी थोड़ा ठंडा कर गई। तो फिर आज रात तू मेरा है, उसने कहा। उस रात जो हुआ वो मैं विस्तार से नहीं बता सकता, पर मोहन ने बाद में मुझे बताया था कि यह सबसे अद्भुत रात थी। उस औरत के स्पर्श में एक जादू था। उसकी बाहों में एक ऐसा सुख था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो रात सपने जैसी थी, या शायद एक सुंदर दुःस्वप्न। पर जब सुबह हुई तो मोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। सूरज की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। वो औरत जा चुकी थी। कमरे में कोई निशान तक नहीं था कि वहां कोई थी, पर मोहन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसका दाया हाथ सुन्न था। उसने उठकर अपना हाथ देखा, और जो उसने देखा वो उसकी चीख निकल गई। उसका दाया हाथ गायब था। कंधे से लेकर नीचे तक बस मांस के निशान थे। कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, पर हाथ पूरी तरह से गायब था। यह कैसे हो सकता है? उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? उसे खून क्यों नहीं बह रहा? वो चिल्लाया, मां, मां! पर उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी हवा चली और हवा में वो आवाज गूंजी, डरो मत मोहन। वही औरत की आवाज थी। मैंने बस थोड़ा सा हिस्सा लिया है, तुम्हें दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूं। कौन हो तुम? मोहन चिल्लाया, मेरा हाथ कहां है? शांत रहो मेरे प्यारे मोहन, वो आवाज फिर गूंजी। मैं आज रात फिर आऊंगी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और फिर सब शांत हो गया। मोहन दरवाजे की तरफ भागा, पर वो नहीं खुला। उसने जोर जोर से दस्तक दी, चिल्लाया, पर कोई आवाज बाहर नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के चारों ओर किसी ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। करीब 1 घंटे बाद अचानक दरवाजा खुल गया। उसकी मां और बहनें दौड़ी हुई आईं। मोहन, तू ठीक है? मां ने पूछा। पर जब उन्होंने मोहन को देखा तो हैरान हो गईं। उसका दाया हाथ बिल्कुल सामान्य था, गायब नहीं, बल्कि पूरा और सही सलामत। मैं मोहन कुछ कह नहीं पाया। उसने खुद अपना हाथ देखा और वो वहां था। उसने हाथ हिलाया, उंगलियां मोड़ी, सब कुछ सामान्य था। क्या मैं सपना देख रहा था? उसने सोचा, पर उसके मन में एक भय बैठ गया था।
वो जानता था कि जो उसने देखा था वो सच था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो औरत ने कहा था, मैं आज रात फिर आऊंगी। उस दिन भर मोहन ने कोशिश की कि वो सामान्य रहे, पर उसका दिमाग लगातार उसी रात के बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि वो उस तांत्रिक के पास जाए और उससे पूछे कि यह सब क्या हो रहा है। पर जब वो श्मशान की ओर गया तो हवेली बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं। शाम होते होते मोहन के घर में फिर से वही ठंडक भरने लगी, वही अजीब खुशबू। उसे पता था कि वो फिर आने वाली है, और ठीक 12 बजे वो आई। इस बार मोहन ने खुद को तैयार कर लिया था। उसने तय किया था कि वो उस औरत से सवाल करेगा, उससे पूछेगा कि वो कौन है और क्या चाहती है। पर जब वो औरत फिर से उसके सामने आई तो सारे सवाल उसके मन से उड़ गए। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसकी मुस्कान में एक ऐसा जादू था कि मोहन फिर से उसके वश में हो गया। मोहन, उसने कहा, तुम डरे हुए हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो औरत हंसी, एक मीठी पर डरावनी हंसी। मैंने तुम्हें वो दिया है जो तुम चाहते थे। देखो, तुम्हारी मां ठीक हो गई है ना? मोहन ने सिर हिलाया। हां, मां सच में ठीक हो गई थी। वो अब चलने फिरने लगी थी, खाना बनाने लगी थी। और कल जब तुम बाजार गए थे, वो औरत बोलती रही, तुम्हें एक पर्स मिला था ना, उसमें 10,000 रुपए थे। मोहन चौंक गया। हां, यह सच था। उसे रास्ते में एक पर्स मिला था और उसमें सच में 10,000 रुपए थे। उसने सोचा था कि यह किस्मत का खेल है, पर अब उसे समझ आ रहा था। ये सब तुम्हारा करिश्मा है? उसने पूछा। हां मोहन, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं, धन, वैभव, सम्मान, सब कुछ। बस एक शर्त है। क्या शर्त? वो औरत उसके करीब आई, इतनी करीब कि मोहन उसकी सांसें महसूस कर सकता था। तुम्हें हर रात मेरे साथ रहना होगा, और हर रात मैं तुमसे कुछ लूंगी, पर तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर मेरा हाथ। चुप रहो। उसने अपनी उंगली मोहन के होंठों पर रखी। सवाल मत करो, बस मुझे अपना दो। और उस रात फिर वही हुआ। वो सुख, वो नशा, वो जादू। मोहन फिर से उसके वश में हो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि उसकी कमर में कुछ गड़बड़ है। उसने कपड़े हटाकर देखा और डर से चीख मारी। उसकी बाईं टांग, घुटने से नीचे की टांग गायब थी। फिर से वही हालत, कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, पर टांग गायब थी। मांस के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत ही साफ तरीके से काट लिया हो। मोहन घबराया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो फिर से बंद था, और फिर वही आवाज गूंजी। धैर्य रखो मोहन, बस कुछ और रातें, फिर तुम समझ जाओगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस मुझे छोड़ दो। मोहन चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। करीब 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला और मां अंदर आई तो फिर से मोहन का शरीर सामान्य था। टांग वापस थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मोहन जानता था कि यह सब सच है। वो पागल नहीं हो रहा था। वो औरत उसके शरीर के टुकड़े कर रही थी और किसी अजीब तरीके से उन्हें छुपा रही थी। उस दिन मोहन मेरे पास आया। उसकी आंखों में दहशत थी, चेहरा पीला पड़ गया था। राजेश, मुझे बचा ले, उसने रोते हुए कहा। मैंने उससे सब कुछ पूछा। उसने मुझे सारी बात बताई। तांत्रिक से मिलना, उस औरत का आना और उसके शरीर के हिस्से गायब होना। मैं भी डर गया। मैंने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, उन्हें तंत्र मंत्र की भी जानकारी थी। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, यह कर्ण पिशाचिनी का मामला है, उन्होंने कहा। कर्ण पिशाचिनी? मैंने पूछा। हां, यह एक बहुत ही खतरनाक साधना है। इसमें एक पिशाचिनी को वश में किया जाता है और वो अपने साधक की हर इच्छा पूरी करती है, पर बदले में वो साधक का शरीर धीरे धीरे खा जाती है। तो मोहन को कैसे बचाया जा सकता है? मैंने पूछा।
बहुत मुश्किल है बेटा। एक बार जो इस चक्र में फंस गया उसे निकालना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ एक ही रास्ता है, उस तांत्रिक को खोजना और उससे यह सब रुकवाना, या फिर 7 रातों तक इस पिशाचिनी का सामना करना पड़ेगा। 7 रातें? मोहन की आवाज कांप रही थी। हां, अगर तुम 7 रातें जीवित रह गए तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए, पर यह लगभग असंभव है, क्योंकि 7वीं रात को वो तुम्हारा सिर भी ले लेगी। मोहन की सांसें रुक गईं। और अगर मैं भाग जाऊं? उसने पूछा। भाग नहीं सकते बेटा, वो तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगी, और अगर तुमने उससे बचने की कोशिश की तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगी। मोहन जमीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। पर एक काम हो सकता है, पंडित जी ने कहा। तुम उस हवेली में जाओ, वहां जरूर कोई यंत्र या ताबीज होगा जिसके जरिए वो पिशाचिनी बुलाई गई है। अगर तुम उसे तोड़ दो तो शायद ये सब रुक जाए। मोहन और मैं, हम दोनों उसी शाम श्मशान की हवेली में गए। हमने पूरी हवेली खंगाली। वहां बहुत सारी अजीब चीजें थीं, खोपड़ियां, हड्डियां, काले कपड़े और अजीब अजीब निशान। आखिरकार हमें एक कमरे में एक लोहे का बक्सा मिला। उसमें एक ताबीज था और उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। ये वही है, मोहन ने कहा। इसे तोड़ दो। मैंने बक्से को उठाया और जमीन पर पटक दिया। वो टूट गया और ताबीज बाहर आ गया। मैंने उसे भी तोड़ने की कोशिश की, पर वो बहुत मजबूत था। तभी अचानक हवेली में एक तेज हवा चली, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और एक भयानक चीख गूंजी। नहीं, तुमने क्या किया? वो आवाज, वो उसी औरत की आवाज थी, पर इस बार वो गुस्से से भरी थी। हम दोनों भाग खड़े हुए। हमने हवेली से बाहर निकलकर देखा तो हवेली में आग लगी हुई थी। पूरी हवेली जल रही थी और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा, पर मोहन की आंखों में अब भी डर था। नहीं राजेश, अभी यह खत्म नहीं हुआ। मुझे पता है, वो आएगी, वो जरूर आएगी। और वो सही था। उस रात मोहन ने अपने घर में चारों ओर गंगा जल छिड़का, पंडित जी से लाए हुए यंत्र लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। पर जब 12 बजे तो फिर से वही ठंडक छा गई और वो औरत, वो फिर आई। पर इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसका चेहरा पहले जितना सुंदर नहीं था, अब उसमें कुछ डरावना था। तुमने मेरे यंत्र को तोड़ने की कोशिश की? उसने गुस्से से पूछा। मोहन कुछ नहीं बोला। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? तुमने मुझे चुना है मोहन, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। उस रात उसने मोहन को और भी ज्यादा तकलीफ दी। उसका दाया पैर, उसकी पसलियां, उसकी रीढ़ की हड्डी, धीरे धीरे सब कुछ गायब होता गया। चौथी रात, 5वीं रात, छठी रात, हर रात मोहन का शरीर छोटा होता गया। उसकी मां और बहनों को कुछ पता नहीं था, क्योंकि दिन में उसका शरीर सामान्य दिखता था, पर रात को जब वो औरत आती थी तो मोहन असली रूप में आ जाता था। एक अधूरा शरीर जो सिर्फ मांस के टुकड़ों का ढेर था। मोहन ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस अपने कमरे में बैठा रहता, रोता रहता। उसे पता था कि 7वीं रात उसकी आखिरी रात होगी। छठी रात के बाद जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखों में अब जीने की कोई इच्छा नहीं थी। राजेश, उसने कहा, कल मैं मर जाऊंगा। नहीं मोहन, ऐसा मत बोल। नहीं भाई, मुझे पता है कल 7वीं रात है, वो मेरा सिर भी ले लेगी और फिर मैं हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाऊंगा। उसने मुझे बताया कि उस औरत ने उसे अपना असली रूप दिखाया था। वो कोई सुंदर औरत नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाचिनी थी, जिसके दांत नुकीले थे, नाखून लंबे थे और आंखें लाल थीं। वो सदियों से जीवित थी और वो हर कुछ सालों में किसी नए शिकार को चुनती थी। मेरे बाद, मोहन ने कहा, वो किसी और को चुनेगी। तुझे मेरी कहानी सबको बतानी होगी राजेश, ताकि कोई और इस चक्कर में ना फंसे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुझे बचाऊंगा भाई, कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। पर मैं जानता था कि यह लगभग असंभव है।
7वीं रात आ गई। मोहन ने अपनी मां और बहनों को अलविदा कह दिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह आखिरी अलविदा है। उसने मुझे अपने पास बुलाया। राजेश, आज के बाद मैं शायद तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरी मां और बहनों का ख्याल रखे। मोहन प्लीज ऐसा मत बोल। नहीं भाई, सच सुन। आज रात वो मेरा सिर ले लेगी और फिर मैं हमेशा के लिए उसके कब्जे में रहूंगा। मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। वो रात आई ठीक 12 बजे। मैं बाहर खड़ा था क्योंकि मोहन ने मुझे अंदर आने से मना किया था, पर मैं उस कमरे के बाहर ही था और मैंने सब कुछ सुना। उस औरत की आवाज, मोहन की चीखें और फिर सन्नाटा। सुबह जब मैं अंदर गया तो मोहन गायब था। उसका कोई निशान नहीं था, बस उसके कपड़े बिखरे हुए थे। मां और बहनें रो रही थीं। मोहन कहां गया? वो कहां है? मैं उन्हें क्या बताता? हमने पूरे गांव में ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पर कोई सुराग नहीं मिला। पर कुछ महीनों बाद मुझे एक खबर मिली। गांव के बाहर उस जली हुई हवेली के तहखाने में किसी को एक कांच का बक्सा मिला था। मैं वहां गया और जो मैंने देखा वो आज भी मेरे दिमाग में जलता है। उस बक्से में मोहन का सिर था, जीवित सिर। उसकी आंखें खुली थीं और वो बोल रहा था, मुझे मरने दो प्लीज, मुझे मेरी देह लौटा दो। मैं वहीं रो पड़ा। मैंने उस बक्से को छूने की कोशिश की, पर एक अदृश्य दीवार थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, वही औरत की आवाज, ये मेरा है हमेशा के लिए। मैं वहां से भाग गया। उपसंहार, जो आज भी जीवित है, वो घटना आज से 10 साल पहले की है। मोहन का सिर आज भी उस बक्से में है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, मुझे मरने दो, मुझे मेरी देह लौटा दो। और वो औरत, वो पिशाचिनी, वो आज भी जीवित है। हर कुछ सालों में वो किसी नए शिकार को चुनती है, किसी गरीब बेबस इंसान को जो अमीरी के लालच में फंस जाता है। अगर कभी आपके पास कोई अजनबी आए और आपको अमीरी का लालच दे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद वो उसी पिशाचिनी का दूत हो। मोहन की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सकें कि लालच कितना खतरनाक होता है। गरीबी मिटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, न कि किसी अघोरी शक्ति के चक्कर में फंसना चाहिए। मोहन आज भी जीवित है, देह के उस कारागार में जहां न मौत है न मुक्ति। उसकी आत्मा आज भी चीख रही है और मैं बस प्रार्थना करता हूं कि किसी और को यह दर्द न झेलना पड़े।